नमस्कार दोस्तों, वेदु ओड़ा ऑनलाइन स्मार्ट लर्निंग में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आपका रास बिहारी शर्मा आपके सामने आज फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूं। और आज मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं कि क्लास 11th के अंदर जो मैं एपी पढ़ा रहा हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसी के क्वेश्चंस आज करने वाले हैं, है ना दोस्त। अभी तक थ्योरेटिकल पोर्शन के तुम मज़े ले रहे थे, अब थोड़ा जंग पे आते हैं। जंग तो अभी है, स्टार्ट होगी दोस्त। एक बात मैं बता दूं, मेरे जितने भी भाई लोग या मेरे जितने भी दोस्त लोग इस वीडियो को देख रहे हो यार, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अभी तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट, मैंने सारे जितने भी उसके थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, मैंने सबको डिस्कस कर दिया है। मैंने सब हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस कर दिया है। अब दोस्त देखिए, पता कैसे चलता है, मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें कितनी समझ में आई है, हमने चीज़ों को कितने ध्यान से सुना है, कॉन्सेप्ट को हमने कितने डीपली समझा है, ये तब पता चलता है जब हम प्रॉब्लम्स कर पाते हैं, है ना। अगर हमने प्रॉब्लम्स को किया, ऐसा नहीं कि 100 प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो सर मैंने कॉन्सेप्ट सीखा तो 100 में 100 बनने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। प्रॉब्लम्स का मतलब है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, वो आपके सामने वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना है, उसके साथ फाइट करनी है। समझ रहे हो ना। 100 प्रॉब्लम्स है, आप उसमें कितने प्रॉब्लम्स कर पा रहे हैं। ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया है तो 90 प्लस प्रॉब्लम्स कर सकते हो, 95 प्लस। बहुत सारे बच्चे जो कि पूरे जिसको जीनियस कह सकते हो, वो ऐसे होते हैं कि 95 प्लस करते हैं। बहुत ज़्यादा जीनियस है तो 100 में 100 भी कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसे बच्चे परेशान ना हो जो जिनसे पहले एक भी प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा था और अब कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखा है तो उनसे 10 प्रॉब्लम्स भी लगने लगे, 20 प्रॉब्लम्स भी लगने लगे, 50 प्लस भी कर पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे पहले एक भी प्रॉब्लम्स नहीं बन रहा था, अब आप प्रॉब्लम्स कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप में चीज़ों की सुधार हुई है, आपने चीज़ों को सीखा है, अच्छे से लर्न किया है। ओके दोस्त, ठीक है। आज मैंने जो भी क्वेश्चंस आपके सामने रखा है, आई मीन एपी के मैंने जितने भी सारे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ये लेवल 1 के क्वेश्चंस है। और लेवल 1 के अंदर मैंने जितने भी सारे क्वेश्चंस को रखा है वो मैंने जेईई मेंस के क्वेश्चंस को रखा है। जेईई मेन क्वेश्चन की सीरीज को मैंने लेवल 1 में रखा है। समझ रहे हो दोस्त। तो आज हम डायरेक्ट जेईई मेन के प्रॉब्लम्स को करते हैं टैकल। ओके दोस्त, जस्ट उसे मैंने लेवल 1 में रखा है, एपी का लेवल 1। देखो दोस्त, फर्स्ट प्रॉब्लम्स पे आते हैं। सबसे पहली बात ये, इसके अंदर मैं जितने भी प्रॉब्लम्स कराऊंगा सारे जेईई मेंस के हैं और चीज़ों को ध्यान से समझना है, सीखना है। कुछ चीज़ें ऐसी जो कि नहीं होगी आपके सामने तो मैं उसको डिस्कस करते चलूँगा। ओके दोस्त, ध्यान से सुनो, ध्यान से चीज़ों को समझो, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो। फर्स्ट प्रॉब्लम्स पे आ जाओ दोस्त। फर्स्ट प्रॉब्लम्स क्या कहता है? फर्स्ट प्रॉब्लम्स कह रही है कि हमारे पास एक एपी दिया हुआ है। ओके दोस्त, हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक एपी दिया हुआ है। ये एपी जो है, एपी का कॉमन डिफरेंस, एपी कौन सा है? ये एक एपी दिया हुआ है, B1 B2 BM, ये एक एपी है। समझ रहे हो। इस एपी के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका कॉमन डिफरेंस टू मोर देन द कॉमन डिफरेंस, टू मोर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एक एपी ये वाला दिया हुआ है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है, इसके कॉमन डिफरेंस से टू मोर देन है इस एपी का कॉमन डिफरेंस। ए 40 की वैल्यू देके रखा है, यानी इस एपी का 40th टर्म देके रखा है, 100 टर्म भी देके रखा है, 100 टर्म इस एपी का देके रखा है जो कि A70 के इक्वल है। B1 की वैल्यू बतानी, आई मीन इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा। समझ रहे हो, बड़ा आसान है, हम कर सकते हैं दोस्त। इसके अंदर एक बात आती है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालना है तो सबसे पहले हमको A1 की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी सेकेंड एपी के फर्स्ट टर्म को भी निकालना पड़ेगा। नहीं दोस्त, सेकेंड एपी जो आपके पास दिया हुआ है उसके फर्स्ट टर्म को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कहोगे कैसे? तो दोस्त मैं आपको बता दूं, एज अ समरी जिसको आप कह सकते हो, कि अगर आपके पास किसी एपी का 5th टर्म लिखा हुआ है तो तुम्हारा दिमाग अगर सही है, अगर आप सच्चे दिमाग से सोच रहे हो, सही दिमाग से, तो उसमें क्या करते हैं, A5 को लिखने का, ये किसी एपी का 5th टर्म है, कैसे लिखते हैं जरा चीज़ों को जरा बता सकते हो? तो इसको मैं अगर A1 में लिखना चाहूँ तो A1 प्लस 4D लिख सकता हूँ। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ A2 प्लस 3D। और इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको A3 प्लस 2D। और इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं A4 प्लस D भी लिख सकता हूँ। इतने तरीके से लिख सकता हूँ। अब तुम सोचोगे कि सर इतने तरीके से तो सच में लिख सकते हैं, लेकिन हमें जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस हिसाब से लिखते हैं। अगर A5 में अगर A3 दे रखा है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सोचो कि 1 और प्लस 4 5, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 कितनी होती है? 5। चीज़ें क्लियर है? इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि जनरल टर्म को लिखा जा सकता है, किसी एपी के जनरल टर्म को उसके किसी भी टर्म में लिख सकते हैं उससे छोटे। आई मीन अगर 10वां टर्म है तो उसको 9 टर्म तक किसी भी टर्म के बेस पे लिख सकते हैं। अब कैसे? तो देखो भाई, इसके बारे में बड़ा सिंपल आइडिया है। मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि अगर एम कोई है, mth टर्म है किसी एपी का जो nth टर्म से छोटा है, तो an को अगर लिखना है किसमें, am में, तो हम कैसे लिखते हैं पता है? am प्लस n माइनस m और इंटू क्या होता है, d, ये होती है। एक्चुअली ना एपी के जनरल टर्म को लिखने का मेन फॉर्मूला यही है। समझ रहे हो चीज़ों को? मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे A16 लिखा हुआ है, अगर मैं कहूँ कि इसको थर्ड टर्म में लिख के बताओ तो तुम कैसे लिखोगे पता है? इसको लिखना A3 और 16 में 3 को माइनस कर दो, कितना हो गया 13, तो 30D। अगर मैं कहूँ इसको 5 में लिख के दिखाओ तो तुम करना क्या, A5 प्लस 16 में 5 को माइनस करेंगे 11D। चीजें क्लियर है? तो दोस्त ये अच्छी प्रॉपर्टी है, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। अब इसी के थ्रू मैं इसको लगाऊंगा, मैं कोई फर्स्ट टर्म नहीं निकालूंगा इस एपी का। A1 A2 जो एपी दिया हुआ है उसका कोई फर्स्ट टर्म में नहीं निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट चीजों को देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस एपी का A40 का वैल्यू कितना देके रखा है, तो -159। A100 कितना देके रखा है, तो सर ये A100 को कैसे लिख सकते हैं, A40 प्लस 60D लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। ये किसके इक्वल दिया हुआ है, -399 के इक्वल दिया हुआ है। अब मैं कहता हूँ कि सर A40 की वैल्यू कितनी है, तो कहता हूँ -159 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -159 प्लस 60D इक्वल टू कितनी हो जाएगी, -399। तो D की वैल्यू आपको मिल जाएगी -4। इसका मतलब है कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, -4 है। चीजें क्लियर है? अब आपको इस एपी का जब कॉमन डिफरेंस आ गया तो कहेंगे कि फर्स्ट एपी का जो कॉमन डिफरेंस है इससे 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है तो इस एपी का यानी B1 B2 जो एपी लिखा हुआ है, B1 B2 ये जो एपी लिखा हुआ है कहाँ तक लिखा हुआ है, m टर्म तक लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस एपी के कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो क्या हो जाएगा, इससे 2 ज़्यादा, -4 में 2 को ऐड करेंगे तो -2, कॉमन डिफरेंस कितनी हो गई, -2। चीज़ें क्लियर है? जब कॉमन डिफरेंस -2 हो गई तो अब जरा चीज़ों को समझो। ये B100 इक्वल टू A70 लिखा हुआ है, तो B100 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो पहले A70 को देख लेते हैं। A70 का वैल्यू निकालना, इसका मतलब आपने B100 निकाल लिया। तो A70 को कैसे लिखेंगे, A40, 40 प्लस 30 क्या होता है, 70 होता है, तो 30D। चीज़ें क्लियर है? A40 की वैल्यू कितना दे रखा है, -159, तो -159 कर दो और प्लस 30, और D की वैल्यू कितना देके रखा है इसने, -4 देके रखा हुआ है, तो -4 लिख देंगे इसको। अब तुम बताओ इसका कितना आ जाएगा, -279 आ जाएगा। इसका मतलब है कि B100 की वैल्यू कितनी आ रही है, -279। ठीक है, B100 हमारे पास कितना देके रखा है, -279। इनडायरेक्टली इसने कहा था, दे आर इनडायरेक्टली सेइंग कि B100 इक्वल टू -279। अब मैं दोस्त एक चीज़ समझता हूँ, हमको फर्स्ट टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म यहाँ से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो B100 इक्वल टू क्या होती है, B1 1 प्लस 99 कितनी होती है, 199D। ठीक है, अब एक बात बताओ, B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू, मैंने D यहाँ कैपिटल यूज किया है तो मैं D यहाँ कैपिटल लेता हूँ। B100 में 99D को माइनस कर दो, तो कहता हूँ कि सर अगर B1 चाहिए तो मैं कहूँगा कि B100 में आप माइनस कर दो -99D को। ठीक है, तो B100 आपके पास कितना दिया हुआ है, B100 -279 आ रही है, तो -279 माइनस 99 और इंटू कितनी होती है, सोचो D की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो -2 कर दो, कितनी आ जाएगी आपके पास, 99 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 198, माइनस से प्लस हो जाएगी, इसको इधर माइनस करेंगे -81 हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो -81, और ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपके पास फर्स्ट B1 की यानी फर्स्ट टर्म क्या हो गई इस एपी की, तो सेकेंड ये थर्ड वाली जो ऑप्शन है वो आपकी फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्त, ये वाली -81। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया, समझ गए, नए कॉन्सेप्ट सीखे। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। मैं एक क्वेश्चन सेम पैटर्न पे करवाता हूँ आपको,
देखो यार, एक क्वेश्चन है ना, एक लिखा हुआ है इसी कॉन्सेप्ट पे है, कॉन्सेप्ट सेम है। देखो कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे, आप जरा चीज़ों को समझो। इफ़ अ नॉन जीरो एपी, एक नॉन जीरो एपी है, इसका मतलब क्या है कि एक एपी है जो जीरो टर्म को कंटेन नहीं करता है, नॉन जीरो एपी। ये A19 की वैल्यू दे के रखा है, जीरो है। A49 रेशियो A29 की वैल्यू आपको चाहिए, A49 एंड A29 की वैल्यू चाहिए आपको। तो हम चीज़ों को कैसे सीखेंगे, हम कहें कि भाई इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो हम एक काम बड़ा इजीली कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो नॉन जीरो एपी है, एपी का टर्म जिसको कह सकते हैं, इसका नॉन जीरो एपी का क्या मतलब है, नॉन जीरो एपी ऐसा एपी जो जीरो नहीं है ना। एक एपी हो जाता है कि इसका फर्स्ट टर्म जीरो, सेकेंड टर्म जीरो, थर्ड टर्म जीरो, ये वाला एपी नहीं है, समझ रहे हो, इस टाइप का एपी नहीं है, तो ये नॉन जीरो एपी है। A19 जीरो लिखा हुआ है, तो A19 इक्वल टू जीरो। अब मुझे करना क्या है, A49 एंड A29 का रेशियो चाहिए, A49 रेशियो A29। मैं यहाँ से चीज़ों को क्लियर कर लूँगा कैसे, तो A49 को कैसे लिख सकते हैं A19 में, तो इसको लिख सकते हैं A19 प्लस 30D, सी ठीक है। और इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं A19 प्लस 20D, ऐसा लिख सकता हूँ। अब तुम बताओ, ये रेशियो है, ये भी जीरो कंटेन करता है और ये भी किसको कंटेन करता है, जीरो को, तो कितना हो गया 30, 19 है दोस्त, तो यहाँ पे 10 हो जाएगी, सॉरी। अगर मैं इसको देखूं तो 90 प्लस 10 क्या होती है, 29 होती है। तो मैं कहूँगा 30D और बाय कितना हो रहा है, 10D हो रहा है, तो D से D कैंसिल आउट हो गया, 3:1। फाइनल आंसर क्या हो रही है, 3:1। तो हमारा फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप ऑप्शन सी की बात करें कि सर हमारा फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 3:1। चीज़ें आसान है, अगर इस तरीके से किया जाए तो चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती है, नहीं तो आप फर्स्ट टर्म में उलझ जाओगे, है ना। देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं थोड़ा। अच्छा सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ पहले, है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा चीज़ों को समझो। सेकेंड क्वेश्चन लॉग पे बेस्ड है यार, ये देख रहे हो सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन लॉग पे बेस्ड है, ठीक है। तो हम चीज़ों को कुछ इस तरह से करते हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, इजीली किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं भाई, log S20 log √7x log 7 की पावर 1/3x log 7 1/4x प्लस सो ऑन 460। ओके दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ये वाली प्रॉब्लम्स को। ओके, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।